गुड आफ्टरनून बच्चों। इस वीडियो में हम आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में जानेंगे, एक एक चीज़ के बारे में। और जहाँ कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, है ना। तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे लास्ट तक। मैं एक एक चीज़ आपको विस्तार से एक एक चीज़ आपको समझा दूँगा। आपको कैसे एग्ज़ाम करना है, कौन से क्वेश्चन में कैसे आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों का, और किस तरह से पेपर आपका पूरा पैटर्न होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। सबसे पहले तो जो आपका पेपर होगा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपठित गद्यांश होगा। अपठित का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है जो आपने नहीं पढ़ा है ना। मतलब आपके जो टेक्स्ट बुक है उससे बाहर का कोई एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका ये जो अपठित गद्यांश होगा, गद्यांश का मतलब पैराग्राफ, है ना। तो जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, कहानी होती है और एक कविता होती है, उसी तरह से ये संस्कृत में जो पैराग्राफ होते हैं उसको हम गद्य कहते हैं, है ना, जो जिसको हम हिंदी में कहानी कहते हैं। और जो कविता होता है उसी को संस्कृत में पद्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो गद्यांश लिखा है इसका मतलब क्या है? पैराग्राफ, है ना। तो एक पैराग्राफ होगा 3-4 लाइनों का, और उस पैराग्राफ के बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चंस को करते हुए आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि उन क्वेश्चंस में जो भी आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस वहाँ लिखे हैं उन क्वेश्चंस को आप पेंसिल से या पेन से क्वेश्चन पेपर में जो पैराग्राफ है उसमें अंडरलाइन करिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए एक बार, मैं फिर से दोहरा देता हूँ इस बात को। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो उस क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन होगा अपठित गद्यांश वाला, उसमें जो क्वेश्चंस नीचे पूछे गए हैं पहले तो पैराग्राफ पढ़िए, पैराग्राफ को समझने की कोशिश करिए, है ना। वो ईजी पैराग्राफ होगा। आपने जैसे चैप्टर्स पढ़े हैं ना, छोटे छोटे पैराग्राफ चैप्टर्स में, वैसा ही उसी तरह का मतलब वही नहीं होगा लेकिन उससे अलग होगा, लेकिन उसमें शब्द वही यूज़ होंगे, है ना। तो इजी वाले जो आपने पढ़े हुए हैं, है ना। तो उस पैराग्राफ को पढ़िए और एक उसको समझिए पैराग्राफ में क्या कहा गया है ना। आप वाक्यों को पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा अगर आपने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, है ना, पीछे, अगर आप शब्दों के अर्थ जानते हैं तो उसको पढ़िए, समझिए। उसके बाद आइए पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे तो उन क्वेश्चंस को पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। और फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस जब आपने पढ़ लिया तो उस क्वेश्चन को आपको पैराग्राफ में ढूंढना है कि ये लाइन कहाँ पर आ रही है। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो होगा उसमें एक शब्द ऐसा होता है बच्चों जो मैच नहीं करेगा, है ना। पैराग्राफ में जो लाइन होगी उससे मैच नहीं करेगा, बाकी सारे शब्द जो है वो पैराग्राफ की लाइन से मैच करेंगे। इसका क्या मतलब, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे मान लीजिए ऊपर है बालकः पठति, पैराग्राफ में क्या है, बालकः पठति, तो नीचे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि कः पठति। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर कः पठति, तो ये पठति तो मैच कर रहा है लेकिन कह जो है वो पैराग्राफ में नहीं आया, है ना बच्चों। तो इसी तरह आपको उस लाइन को अंडरलाइन करना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन वाली लाइन पैराग्राफ में कहाँ पर आया है, और जहाँ पर भी आया होगा उसमें देखना है कि कौन जो शब्द मैच कर रहे हैं और कौन सा शब्द मैच नहीं कर रहा। तो जिस शब्द में मैच नहीं कर रहा है वही उसका आंसर होगा। जैसे ऊपर पैराग्राफ में था बालकः पठति और नीचे क्वेश्चन में पूछा था कः पठति, तो यहाँ कह जो है वो मैच नहीं कर रहा पैराग्राफ में शब्द से, तो कह की जगह पैराग्राफ में क्या आया है, बालकः, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कः पठति बालकः पठति, ये इसका आंसर हो गया। तो बालकः ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको हर क्वेश्चंस को मार्क करना है, मतलब अंडरलाइन करना है आपको पैराग्राफ में, और उससे आप इजीली आंसर्स पहचान पाओगे। इतना अगर आपने कर लिया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन का कहाँ पर आंसर है। ठीक है बच्चों। तो अपठित गद्यांश में आपको ऐसे ही करना है। 2 गद्यांश होंगे, छोटे छोटे गद्यांश, और उसमें आपके एक एक मार्क के जो हैं आधे आधे मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, आपको वो करने हैं। ठीक है बच्चों। उसमें आपका बीच में वर्ण विच्छेद वगैरह भी दिया होगा, वो सब भी आप देखिएगा। ठीक है।
ईजी होगा, आप आराम से करिएगा। बस ध्यान ये रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपठित गद्यांश में जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अंडरलाइन करना है पैराग्राफ में, है ना। वो लाइन कहाँ पर आई है ये ढूंढना है आपको, और उस लाइन को अंडरलाइन करना है, और फिर उसका आंसर देखना है कि इसमें कौन सा शब्द मैच नहीं कर रहा क्वेश्चन में, और पैराग्राफ में जो लाइन आई है उसमें वही उसका आंसर होगा। ठीक, ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड जो क्वेश्चन होगा आपका मूल धातु वाला। मूल धातु का मतलब क्या होता है बच्चों? मूल का मतलब होता है रूट, रूट मतलब जड़, है ना। अर्थात इसका मतलब हुआ कि जिससे वो बना है। जैसे आप याद करते हैं ना, पठति पठतः पठन्ति, है ना, चलति चलतः चलन्ति, हसति हसतः हसन्ति, इस तरह से, है ना। ये सब आप धातु रूप याद करते हैं। तो ये धातु रूप उनका मूल क्या है, रूट क्या है ना। रूट मतलब जड़, वो कहाँ से बने हैं, किस से बने हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए आपने पठ धातु का रूप याद किया, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथ पठथ, पठामि पठावा पठामा। अब इस पूरे धातु रूप का मूल रूट क्या होगा, तो पठ होगा, है ना। पठ धातु से ही तो बना है ना ये पूरे धातु रूप, पठति पठता पठन्ति, 9 के 9, है ना। इसी तरह हसति हसतः हसन्ति, ये इसका मूल रूप क्या होगा, हस होगा। इसी तरह से चलति चलतः चलन्ति, इसके जो 9 रूप होंगे उनका क्या होगा, मूल जो है धातु, तो चल होगा, है ना। तो ये मूल धातु कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, मूल धातु। तो आपके सामने मान लीजिए दे दिया जाएगा पठामी, तो इसका मूल धातु क्या होगा, पठ होगा। तो 9 के 9 रूपों में से कोई भी अगर आपको दिया जाए, जैसे आपको पठसी दे दिया जाए, तब भी पठ ही होगा मूल धातु। मान लीजिए पठामी दे दिया जाए, पठावह दे दिया जाए, या पठती दे दिया जाए, या पठंती दे दिया जाए, कोई भी दे दिया जाए 9 के 9 में से, तो आपको मूल धातु में क्या लिखना है, पठ ही लिखना है ना। ध्यान ये रखिएगा, पठ में ठ हलंत होगा। हलंत जानते हैं ना बच्चों, नीचे मैं बता दूंगा हलंत क्या होता है। हलंत जो है नीचे जब कोई व्यंजन आधा होता है तो उसके नीचे लाइन लगा देते हैं, है ना, टेढ़ा लाइन जो है उसको हम हलंत कहते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो व्यंजन आधा है ना, इसलिए हम हलंत लगाते हैं उसको। ठीक, हल। तो ये हो गया आपका। तो मूल धातु में आपको पहचान करके वहाँ दिए होंगे रूप, और आपको पहचान कर मूल धातु लिखना है ना। जैसे गच्छति है, तो गच्छति में गच्छ जो है वो मूल धातु नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, गम होगा, है ना। इसका मूल धातु जो है वो क्या है, गम है। बस इस वाले में थोड़ा चेंज है, बाकी तो आपके जो भी है वो सारा लगभग एक जैसा रहता है ना। एक दो धातु ऐसी होंगी जिसमें थोड़ा सा चेंज रहता है, जैसे गच्छति का मैंने बताया, और एक ऐसा ही एक धातु है पश्यति, है ना, उसका रूप चलता है पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। लेकिन धातु मूल क्या होता है इसका मूल धातु होता है दृश्य, है ना। सभी धातुओं को बताते हुए आपको हलंत जरूर लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे। लास्ट में जो भी वर्ण होगा उसके नीचे हलंत का निशान ज़रूर लगाना है ना। पठ, चल, गम, है ना, खाद, इस तरह से दृश्य। ठीक, तो ये आपका मूल धातु हो गया, ये 5 नंबर का होगा। ठीक बच्चों, उसके बाद थर्ड है आपका क्वेश्चन रिक्त स्थान पूर्ति। तो ये आपके बुक में जहाँ जहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे, वहाँ से ये क्वेश्चंस आ सकता है। तो चैप्टर्स के लास्ट में जो अभ्यास दिया है, उन अभ्यास को, जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं, उन अभ्यास में से अच्छे से उन रिक्त स्थान समझते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको ध्यान से करना है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है ना, तो ताकि वहाँ से जब पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाएँ। ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। ठीक, इसको अभी मैं चैप्टर्स जब खोलूँगा तो आपको दिखा दूँगा। फिर है वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। वर्ण विच्छेद आप जानते हैं, है ना, वर्णों को अलग अलग करना। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, और वर्ण संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना, इसको हम वर्ण संयोजन कहते हैं। तो ये 4 मार्क्स का दिया होगा, और ये 1-2 आपके वर्ण विच्छेद वाले होंगे और 2 वर्ण संयोजन, मतलब 2 जो हैं वो आपको वर्ण विच्छेद करना है, 2 शब्दों का अलग अलग करना है वर्णों को, और 2 उसमें जोड़ना है, संयोजन करना है ना, तो 2 से शब्द बनाने हैं। तो ये वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन, ये 4 मार्क्स का।
5th क्वेश्चन आपका चित्र देखकर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है ना। ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, अभी मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। चैप्टर के अभ्यास में ये क्वेश्चंस भी आया है ना। तो चित्र देखना है और वहाँ पर पूछा गया होगा, जैसे पूछा होगा बालकः किम करोति, तो बालकः पठति, या फिर जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि क्या बताया था, बालकः पठति ऐसा लिखा होगा। तो उसमें क्वेश्चन लिखा होगा बालकः किम करोति, तो बालकः पठति। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका चित्र देखकर पूर्ण वाक्य में उत्तर। ओके, तो चित्र देखना है, चित्र में बालक क्या कर रहा है या जो भी चित्र दिखाया गया जिस चीज़ का, उसमें आपको देखना है और उसको देख करके आपको आंसर करना है। ये 5 मार्क्स का होगा। ठीक, ये भी मैं अभी बुक में आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्या करना है, कहाँ से देखना है, कौन से चैप्टर में ये आया हुआ है। उसके बाद आपका शब्द रूप होगा। शब्द रूप में भी जो है वो ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है बच्चों, शब्द रूप में क्या होगा, ऑप्शंस दिए होंगे। आपको शब्द रूप में पहचानना है। शब्द रूप कौन कौन से आ रहे हैं पता ही है आपको, है ना। बालक है, बालिका है और पुष्प शब्द है ना। तो आपको बालिका शब्द याद करना है, बालक आपने पिछली बार याद कर लिया था, है ना। और फल जो पुष्प शब्द है उसमें ऊपर के जो 2 है, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, है ना, ये वाला जो है ये आपका याद कर लीजिए। और नीचे का तो सब बालक की तरह रूप चलते हैं। तो अगर आपको बालक याद है तो आपको पुष्प याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ऊपर के 2 याद कर लीजिए। बाकी सारा बालक की तरह चलते हैं, आप उसको मैच करके देख सकते हैं, है ना। जैसे तृतीया में बालकेन बनेगा, है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पुष्पेन, इस तरह से। तो जैसा जैसा उधर है वैसा सेम इधर होगा। तो आप उसको मैच करके फिर आप खुद भी लिख करके देख सकते हैं ना। प्रैक्टिस मस्ट ज़रूरी है ना, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा पेपर जाएगा। उसके बाद शब्द रूप आपका 4 मार्क्स का होगा और धातु रूप भी 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का, है ना। तो इसमें धातु रूप में भी आपको कौन कौन से धातु हैं, पठ, चल, हस और गम, है ना, ये 4 धातु रूप है। इनको अच्छे से करिएगा। केवल लट लकार आपको करना है ना। लट लकार मतलब वर्तमान काल, है ना, जो प्रेजेंट टेंस है उसके लिए ही आपको याद करना है। और 3 तो आपके समझिए चारों ही लगभग एक जैसे ही हैं। जैसे पठति पठतः पठन्ति, वैसे ही आपका चलति चलतः चलन्ति, हसति हसतः हसन्ति। तो अगर आपको एक याद हो गया धातु रूप तो बाकी भी आपको याद हो जाएंगे, है ना। बस ध्यान ये रखिएगा कि जो गम धातु है उसका जो धातु रूप चलता है वो गमति गमतः गमन्ति ऐसा नहीं चलता। ठीक है, ये बात मैं फिर से दोहरा देता हूँ। गम धातु का रूप गमति गमतः गमन्ति नहीं चलता है। उसका रूप कैसे चलता है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया धातु रूप में, इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसमें भी आपको पूछा जाएगा कि बताइए गम धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन क्या रूप बनेगा, और वहाँ ऑप्शंस दिए होंगे। आपको उसमें से सही ऑप्शंस पर टिक लगाना है और मतलब लिखना है ना। तो इसलिए इसको शब्द रूप को और धातु रूप को अच्छे से याद करिएगा। ठीक, याद होने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिएगा, उसको लिख कर देखिएगा बिना देखे, है ना। तभी आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ गलती की। ठीक, और पेरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चे जो है प्रैक्टिस करते हुए एक बार जब वो याद हो जाए उनको तो वो लिख कर दिखाएं पूरा, है ना। वैसे आपको शब्द रूप या धातु रूप पूरा लिखने के लिए नहीं आएगा, बीच में से पूछा जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा कि बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन क्या बनेगा, है ना, सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा, और उसमें ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको अगर पूरा शब्द रूप याद है तो अभी आप उसका आंसर कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए पूरा शब्द रूप याद होने के बाद उसको लिख कर ज़रूर देखें, है ना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो ये 4 मार्क्स के आपके शब्द रूप और धातु रूप होंगे। उसके बाद आता है आपका वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये भी 4 मार्क्स का होगा। और इसमें आपको क्या करना है, तो ये मैं आपको उसमें बुक में दिया हुआ है क्वेश्चंस, और मैंने बताया भी था बच्चों को क्लास में भी कि कहाँ कौन से लेसन में कौन से चैप्टर में ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। एक बार मैं फिर से आपको ये दिखाऊंगा कहाँ किस चैप्टर में ये दिया हुआ है वचन परिवर्तन वाला, और इस क्वेश्चन को करना कैसे है, क्योंकि इसमें करते हुए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं इसको विस्तार से मतलब थोड़ा सा अच्छे से आपको और समझाऊंगा कि आपको इसको करते हुए कैसे क्या ध्यान रखना है ना, ताकि आप इसको अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, वचन परिवर्तन। वचन आप जानते हैं ना, वचन कितने होते हैं संस्कृत में, 3 होते हैं।
एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उसी को चेंज करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा, है ना। तो आपको चेंज करना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एकवचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है ना। कौन सा एकवचन है, कौन सा द्विवचन है ना, कितने प्रकार होते हैं और किसको किस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो वो सारी चीज़ मैं अभी बताऊँगा, तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये भी 4 मार्क्स का होगा, वचन परिवर्तन। उसके बाद है क्रियापद चुनकर वाक्य पूर्ति। एक बात और बता दूं मैं आपको बच्चों, इसमें क्रियापद चुनकर जो वाक्य पूर्ति कहा गया है, क्रियापद समझते हैं ना क्या होता है। क्रियापद मतलब होता है जिसको हम संस्कृत में धातु रूप कहते हैं ना, उसके लिए ही इसको क्रियापद कहा जाता है। हिंदी में क्रिया कहते हैं, क्रिया मतलब एक्शन, है ना, वर्ब जिसको हम कहते हैं क्रिया, तो वही है यहाँ पर। तो उसको संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, ठीक। तो जैसे पठती है ना, पढ़ता है, तो जो भी एक्शंस वाले वर्ड्स होते हैं उसको हम वर्ब या फिर क्रियापद कहते हैं, है ना। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा और उसमें वर्ब को लिखना है ना, कौन सा करेक्ट वर्ब इसमें आएगा, धातु रूप आएगा, वो आपको उसमें फिलअप करना है। तो ये आपके लेसन्स में, चैप्टर्स के अभ्यास में दिया हुआ है ये क्वेश्चंस, तो आपको वहाँ से ही अभ्यास करना है ना, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ 3 ही वाक्य दिए जाएंगे और 3 वाक्यों में आपको ऊपर मंजूषा दिया रहेगा, उसमें से आपको धातु रूप को चुन करके और उसको फिलअप करना है। तो कैसे पहचानेंगे, तो मैं अभी ये भी बताऊंगा आपको। चैप्टर में जब चलेंगे ना, हम एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस को कैसे आपको डील करना है, ठीक है। देखिए, क्रियापद चुनकर वाक्य पूर्ति, ये 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स का। उसके बाद है समानार्थक शब्द। तो ये आपके समानार्थक शब्द जो है 8 चैप्टर में दिया हुआ है। 8वां चैप्टर जो है ना, सूक्ति स्तव वाला, है ना, सूक्तियों का गुच्छा, तो उसमें दिया हुआ है। और उसमें मैं बताऊंगा अभी आपको कौन सा क्वेश्चन है जहाँ पर ये दिया हुआ है। 3 मार्क्स का होगा ये भी क्वेश्चन। समानार्थक का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, है ना। समान अर्थक मतलब समान अर्थ जिसके होते हैं, एक जैसे अर्थ जिसके होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समान अर्थक, है ना। तो उसी को हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड्स, 2 या 2 से अधिक वर्ड्स जिनके मीनिंग क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। जैसे हम देखिए, जल कहते हैं, जल समझते हैं ना क्या होता है बच्चों, जिसको हम पानी भी कहते हैं। तो जल, पानी, है ना, और उसका एक नाम और है नीर भी है। तो ये सारे क्या हो गए, पर्यायवाची हो गए, है ना। इसी को समानार्थक कहा जाता है। जल, पानी हो गया, है ना, इस तरह से। तो ये सब क्या हो गए, एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द हो गए, तो इसको क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द। इसी तरह ये आपके 8 वाले चैप्टर में दिया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। 8वें चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है समानार्थक वाला, एग्जैक्ट वहीं से, करेक्ट वहीं से आएगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। फिर है विलोम शब्द। ये क्वेश्चन भी आपका 8वें चैप्टर में ही दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है अभ्यास का। तो उसमें देखिएगा विलोम शब्द, है ना। तो ये मिलान के रूप में है वहाँ पर, तो ये विलोम शब्द अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। विलोम शब्द मतलब उल्टा, है ना। जैसे दिन का विलोम क्या होगा, रात होगा। इस तरह से वहाँ पर चैप्टर के बेस पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, चैप्टर में जो पढ़ाए गए उन्हीं शब्दों को, और उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको ईजिली तैयार हो जाएगा। मैं इसको बताऊँगा अभी फिर से, है ना, पाठ के अंदर। फिर है पठित गद्यांश। पठित गद्यांश का मतलब होता है आपने जो पढ़ा हुआ गद्यांश है। गद्यांश अभी मैंने ऊपर बताया था ना, गद्य मतलब पैराग्राफ, है ना। तो पढ़ा हुआ जो पैराग्राफ है वो आपका आएगा 5 मार्क्स का, है ना। तो पठित गद्यांश के बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फिर से मैं वही कहूँगा कि जो क्वेश्चंस में पूछे जाएं उसको आपको क्या करना है, पैराग्राफ में अंडरलाइन करना है। और आपके पास जो सैम्पल पेपर होगा ना, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक बार आप खुद करके देखिएगा, है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसको आप करेंगे तो अच्छे से आपको आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में होगा तो मैं वो भी बताऊंगा कि आपको और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है बच्चों। देखिए, तो पठित गद्यांश में आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको आपको पैराग्राफ में अंडरलाइन करना है, और फिर उसमें जो वर्ड मैच नहीं कर रहा है उसकी जगह पर वो उसका आंसर होगा, है ना। इसमें भी ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको उस ऑप्शंस पे, सही ऑप्शंस पे सही मतलब लिखना है पेपर में, ठीक। तो पठित गद्यांश हो गया। उसके बाद पढ़ा हुआ। पठित मतलब क्या होता है, पढ़ा हुआ जो गद्य का अंश होगा, है ना। क्योंकि पूरा चैप्टर नहीं दिया जाता, इसीलिए यहाँ गद्यांश लिखा है बच्चों, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, गद्य का एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता है, इसीलिए इस गद्यांश कहते हैं। गद्य और अंश, अंश मतलब छोटा सा हिस्सा।
तो गद्य का एक छोटा सा हिस्सा, पूरा चैप्टर नहीं दिया जाता है ना, इसीलिए वहाँ लिखा रहता है गद्यांश। अगर पूरा चैप्टर दिया जाता तो फिर लिख देते सीधा कि गद्य, है ना, पूरा गद्य। लेकिन गद्यांश का मतलब एक गद्य का हिस्सा छोटा सा, ठीक। तो ये गद्यांश हो गया 5 मार्क्स का। उसके बाद है पठित पद्यांश। पद्यांश अभी मैंने ऊपर बताया था ना, एक जैसे कहानी और कविता हिंदी में होता है ना, तो कहानी के लिए संस्कृत में क्या है, गद्य, है ना, पैराग्राफ के लिए। और जो कविताएं होती है हिंदी में, उसके लिए संस्कृत में क्या शब्द है, पद्य, है ना। तो जैसे कविता पढ़ते हैं ना हिंदी में, वैसे ही संस्कृत में जो कविताएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं, जिसको हम श्लोक भी कहते हैं, है ना। आपने 8वां चैप्टर पढ़ा था, उसमें श्लोक पढ़े थे आपने, याद होगा, है ना। उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, तो वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए, है ना। उसी चैप्टर से आपका विलोम शब्द होगा, उसी चैप्टर से समानार्थक शब्द होगा, उसी चैप्टर से नीचे और भी श्लोक मिलान करने के लिए होंगे, उसी चैप्टर से प्रश्नोत्तर भी होंगे, तो काफ़ी सारा उसमें से आएगा, इसलिए वो चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, उसको अच्छे से तैयार करिएगा। तो ये हो गया आपका पठित पद्यांश। तो इसमें आपको एक श्लोक दिया जाएगा और श्लोक को पढ़ करके आपको आंसर्स देने हैं, कोई मतलब क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आपको उसके आंसर्स देने हैं। तो ये थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि गद्य में तो ये था कि क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया था कि आपको अंडरलाइन करना है गद्य में, जहाँ पर भी वो लाइन आ रहा है ना। लेकिन पद्य में क्योंकि आपको पद्य को पहले समझना पड़ेगा। अच्छा, पद्य जो है वो आपके चैप्टर से ही रहेगा ना, डरने की ज़रूरत नहीं, बाहर से नहीं होगा, वो आपने जो पढ़ा है पद्य श्लोक पढ़ा है वही श्लोक आएगा, है ना। इसलिए आप श्लोक को अच्छे से समझ लीजिए, उसका मीनिंग क्या है उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके सामने जब आएगा तो आप उसे अच्छे से कर पाएंगे, अगर आपको श्लोक का अर्थ पता है तो, है ना। और जब श्लोक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उन क्वेश्चंस को करते हुए आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है ना, उसको क्वेश्चंस को आराम से पढ़िएगा ध्यान से, और क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, ठीक। देखिए, कुछ क्वेश्चंस वाले शब्द भी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जैसे कुत्र है, कुत्र का मतलब क्या होता है, कहाँ। किम का मतलब क्या होता है, क्या, है ना। जब भी किसी क्वेश्चन में किम आ जाए, कह आ जाए, तो इसका मतलब कौन या क्या होता है, कह का मतलब, है ना। और या फिर इधर आपका कुत्र आ जाए तो मतलब कहाँ, है ना। इस तरह से कई सारे शब्द जो हैं वो प्रश्नवाचक होते हैं, वो आपके यूज़ होते हैं प्रश्नों को लिखते हुए। तो पठित पद्यांश में आपको क्या टेक्निक यूज़ करनी है, गद्यांश वाला तो मैंने बता दिया आपको कि उसमें अंडरलाइन करना है, पद्यांश में पद्य को समझना है, और जो क्वेश्चन पूछा गया होगा आपसे पद्य के बेस पर उसको भी कोशिश करना है अंडरलाइन करने की। लेकिन श्लोक में शब्द जो हैं वो आगे पीछे होते हैं, क्योंकि वो श्लोक के उसमें क्रम में लिखा होता है ना, वहाँ मीनिंग के क्रम में नहीं लिखा होता है ना। लेकिन क्योंकि आपके लेवल पर श्लोक बहुत इजी होते हैं तो वहाँ लगभग मीनिंग के अनुसार ही होता है शब्दों का क्रम, है ना। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ। तो उस चीज़ को आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उसको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है बच्चों। और अंडरलाइन करके आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको समझेंगे, और उसके बाद ही आप उसका आंसर करेंगे, ठीक। उसके बाद पठित पद्यांश जो है वो भी आपका 5 मार्क्स का होगा। फिर आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 14वें नंबर का, वो शब्द अर्थ मिलान होगा, है ना। तो शब्द दिया होगा शब्द दिया होगा और एक तरफ अर्थ दिया होगा, दोनों का आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं अच्छे से उनको, उसके मीनिंग को देख लीजिएगा, है ना, वर्ड मीनिंग की कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है, उसी पर बेस्ड आपका शब्द और अर्थ का मिलान करने के लिए आएगा। ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। इसमें इजी ही होगा, कठिन नहीं होगा। जो आपने लेसन पढ़ा ना चैप्टर, उसके अंदर से ही आएगा, चैप्टर के अंदर से ही शब्दों के अर्थ। तो आपको पढ़ाते हुए मैंने बताया भी था, है ना, कि इस शब्द का ये मीनिंग है, नोट कीजिए, उसको देखिए चैप्टर में, और शब्द अर्थ वहाँ मीनिंग, वर्ड मीनिंग दिया भी हुआ है ना, लेसन के लास्ट में दिया भी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं शब्दों के अर्थ कि कौन से शब्द का क्या अर्थ है। और जो आपको कठिन लगे उसको आप अंडरलाइन करिए, है ना। तो चैप्टर के अंदर से ही ये रहेगा आपका शब्द अर्थ का मिलान, ठीक। उसके बाद 15वां क्वेश्चन रहेगा उचित पद द्वारा वाक्य पूर्ति। ये भी आपका चैप्टर के अभ्यास से ही होगा, और उसमें हम देखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर में आया हुआ है ना, कहाँ कहाँ पर है। तो उचित पद मतलब आपको फिलिंदा ब्लैंक्स दिया जाएगा और उसमें ऊपर रहेगा मंजूषा, उसमें से चुन करके शब्दों को आपको इसमें फिलअप करना होगा। तो कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा कैसे जानेंगे आप, उसके लिए क्या टेक्निक है मैं अभी नीचे बताऊँगा।
16वां जो क्वेश्चन होगा आपका ये आपका श्लोकों का मिलान होगा, ये भी 5 मार्क्स का होगा। ये आपके 8वें चैप्टर से आएगा, क्योंकि बाकी के चैप्टर्स में तो श्लोक है ही नहीं, है ना बच्चों। इसीलिए ये वाला आपका फिक्स है कि उसी में से आएगा, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा। श्लोकों का मिलान का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई श्लोक है ना, तो श्लोक की पहली लाइन है, तो पहली लाइन में भी आप देखेंगे कि 2 टुकड़े होते हैं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, है ना। तो उसको आपको क्या दिया जाएगा, फर्स्ट हाफ एक तरफ रहेगा, दूसरा हाफ दूसरी तरफ रहेगा, तो आपको मिलान करना है। तो अब अगर आपने श्लोक अच्छे से याद किया होगा, पढ़ा होगा, है ना, समझा होगा, तो आपको उसका मीनिंग अगर पता होगा तो मीनिंग के बेस पर भी आप श्लोकों के जो आधे आधे हिस्से उसको जोड़ सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, है ना। तो श्लोकों का मिलान होगा, ये भी 5 मार्क्स का होगा। आधा हिस्सा एक तरफ रहेगा, दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ, आपको दोनों को मैच करना है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर है पठित प्रश्न। पठित प्रश्न का मतलब है जो पढ़े हुए हैं चैप्टर के बेस पर वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी तक आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें ऑप्शंस दिया गया था, है ना, दिया जाएगा कह लीजिए, और आपके सामने क्वेश्चन रहेगा और पैराग्राफ भी रहेगा या ऊपर कुछ ना कुछ रहेगा जिससे देखकर आप उसके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का पठित प्रश्न, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा बच्चों। इसमें आपको एक ही शब्द में उत्तर देना है, ठीक, ऑप्शंस नहीं होंगे। और ये आपके चैप्टर से ही होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिस भी चैप्टर में आपका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है वहाँ से एग्जैक्ट यही वाला आएगा, ठीक। तो हम देखेंगे अभी कौन से चैप्टर में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, फिर इसका मतलब पता चल जाएगा आपको कि अच्छा वहीं से आएगा क्वेश्चन आंसर। तो आप उसे तैयार कर लीजिए, उसे याद कर लीजिए क्वेश्चन आंसर को, एक एक वर्ड में आपको उसका आंसर लिखना है ना। तो इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से पता चल जाएगा कि पेपर कहाँ से कौन सी चीज़ आएगी, अगर आप अच्छे से सारी चीज़ तैयार करेंगे, ठीक है। तो पठित प्रश्न का मतलब हुआ कि पढ़ा हुआ जो क्वेश्चन होगा आपके चैप्टर के बेस पर, जो चैप्टर के अभ्यास में जहाँ पर दिया होगा क्वेश्चन आंसर, वहाँ से ही आपको ये तैयार करना है और वहीं से पूछा जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ अगले नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि बहुत सारे बच्चों को जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो है आपका एक जो ये वाला था आपका, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो है आपका वचन परिवर्तन, है ना, ये वचन परिवर्तन वाला, क्रियापद चुनकर वाक्य पूर्ति। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो एक साथ, मतलब इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपने समझ लिया तो आपको ये सारे क्वेश्चंस ईजिली आप कर पाएंगे। जैसे वचन परिवर्तन हो गया, क्रियापद चुनकर वाक्य पूर्ति हो गया, और एक और है आपका इधर उचित पद द्वारा वाक्य पूर्ति, है ना। ये 3-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको करते हुए आपको इस एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप इजीली फिर इन 3-4 प्रश्नों को इजीली कर पाएंगे, ठीक। तो आप वो कॉन्सेप्ट है क्या बेसिक, तो उसको हम समझते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर संस्कृत में शब्द जो है, देखिए हम जो भाषा बोलते हैं उसमें शब्द होते हैं, है ना। तो टोटल जितने भी शब्द हैं, है ना, टोटल कुछ भी हम बोल रहे हैं उसमें शब्द बोल रहे हैं, है ना बच्चों। तो ये जितने भी शब्द हैं आपके, वो शब्द जो है संस्कृत में वो 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है बच्चों। तो संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है नाम और दूसरा होता है क्रिया, है ना। तो क्रिया का मतलब जैसे पढ़ना, चलना, खाना, जाना, है ना, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये हो गए क्रियावाची शब्द, ऐसे शब्द जो किसी एक्टिविटी को बताते हैं, है ना, जिसमें कोई एक्टिविटी हो रही होती है। जैसे पढ़ना तो एक्टिविटी हो रही है ना उसमें, जाना, जाने की क्रिया हो रही है ना। तो इस तरह से ऐसे शब्द जिसमें कोई एक्टिविटी हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है इसमें तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, जैसे हमने कहा टेबल, कुर्सी, है ना, राम, मोहन, बालक, है ना, दिल्ली, ये सब शब्द कैसे हैं, इनमें कोई एक्टिविटी नहीं है, है ना। तो इसीलिए ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, उसको हम नाम कहते हैं, है ना। तो संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द हो गए, या इसको हम पद भी कहते हैं। आप अभी शब्द ही समझिए, शब्द समझते हैं ना, वर्ड। तो संस्कृत में 2 प्रकार के वर्ड होते हैं, एक होता है नाम, दूसरा होता है क्रिया, ठीक। क्रिया जो किसी एक्टिविटी को बताते हैं, है ना, पठति, चलति, गच्छति, है ना, हसति,
ये किसी न किसी एक्टिविटी को बता रहे हैं ना, उसमें कोई एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी समझते हो ना बच्चों, जिसमें कोई कह लीजिए क्रिया होती है, एक्शन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और दूसरा शब्द हो गया नाम का, है ना, जिसमें किसी का नाम हो सकता है, तो किसी वस्तु का नाम हो सकता है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है क्रिया को छोड़कर, है ना, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, उसी को हम नाम कहते हैं। अब इसी को संस्कृत में जब हम जाते हैं तो नाम को क्या कहते हैं, शब्द रूप कहते हैं। उसके हम जब वाक्य प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें जो यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, शब्द रूप कहते हैं। नाम वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, शब्द रूप कहते हैं। और जो क्रिया वाला पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, धातु रूप कहते हैं। अब जो ये क्रिया के लिए धातु रूप हो गया और नाम के लिए शब्द रूप हो गया, तो नाम जो शब्द रूप हो गया ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो संज्ञा और एक सर्वनाम। संज्ञा का मतलब नाउन हो गया, है ना, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, है ना, इस तरह से जगह के नाम, कुछ भी किसी का भी नाम है तो वो संज्ञा कहलाता है, ठीक। नाउन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, संज्ञा हो गया। और सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा राम जाता है, तो हमने राम जाता है, तो राम क्या हो गया, संज्ञा हो गया, नाउन हो गया, क्यों, क्योंकि ये नाम है। अब हम कहें वह जाता है, ठीक, तो राम की जगह हमने क्या बोला, वह जाता है, तो राम की जगह वह आया, तो ये जो वह शब्द है ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, क्यों, क्योंकि ये राम की जगह पर यूज़ हो रहा है, ठीक बच्चों। तो ये आपके शब्द रूप दो तरह के हो सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक। और धातु रूप एक ही तरह का होता है, उसका कोई भेद नहीं है, वो एक ही तरह का होगा। तो शब्द रूप दो प्रकार के हो सकते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, और धातु रूप आपका एक ही प्रकार का होगा। अब इसमें जो शब्द रूप है, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, ये भी तीन कैटेगरी में बटा हुआ है, तीन पुरुष में बटा हुआ है। और धातु रूप भी आपका तीन पुरुष में बटा हुआ है ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अगर आपने इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जब तक आप संस्कृत पढ़ेंगे आपका बेस मजबूत रहेगा, स्ट्रांग होगा, है ना, और आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये बेस है। अगर आपने इसे क्लियर कर लिया, समझ लिया, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे बड़े से बड़े वाक्य या बड़े से बड़े चैप्टर को आप इजीली कर पाएंगे, क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक। देखिए, तो ये हो गया। अब तीन पुरुष इधर भी हैं और तीन पुरुष इधर भी हैं, है ना। अब देखिए ये तीन पुरुष कौन कौन से हैं, तो देखिए शब्द रूप में अगर हम जाते हैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और धातु रूप में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए शब्द रूप में क्या है बच्चों, कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ध्यान से समझिएगा इस बात को। शब्द रूपों में जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हैं ये फिक्स है। फिक्स का मतलब कि जैसे मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, है ना, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, ये हो गया। ये दोनों फिक्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम ये फिक्स हैं, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम ये फिक्स हैं। और बाकी इसके अलावा जो बच गया, क्योंकि सर्वनाम तो और भी बहुत सारे हैं, है ना। त्वम का मतलब क्या होता है, तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सब। इसी तरह अहम का मतलब क्या होता है, मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब, है ना। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसे हैं, ठीक। अहम जो है ये वाली लाइन क्या हो गई, एक वचन, आवाम वाली लाइन जो है वो द्विवचन, और वयम वाली लाइन बहुवचन, ठीक। और इसी तरह धातु रूप में है। तो पहले हम इसको समझते हैं। तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या है, फिक्स है। इसमें एक ही शब्द आएगा, मतलब त्वम, युवाम, यूयम वाला मध्यम पुरुष में, और अहम, आवाम, वयम वाला उत्तम पुरुष में, ठीक बच्चों। उसके बाद देखिए जो प्रथम पुरुष है आपका, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथम पुरुष में जो बच गया, है ना, क्योंकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में आपका त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम ये फिक्स है। इनके अलावा जितने भी सर्वनाम और संज्ञा शब्द बचे हैं वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में आते हैं। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम ये फिक्स है। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम ये फिक्स है।
इसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। मतलब मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम के अलावा कोई नहीं आएगा और उत्तम पुरुष में अहम आवम वयम के अलावा कोई नहीं आएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है, ध्यान रखिएगा यहाँ जो मैं कह रहा हूँ त्वम युवाम यूयम वाला, कि इसके शब्द रूप चलते हैं। ठीक है, त्वम युवाम यूयम के शब्द रूप चलते हैं, तो मैं उस पूरे शब्द रूप की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि त्वम युवाम यूयम की जो नेक्स्ट लाइन होगी, जैसे आप बालक शब्द के रूप याद करते हो ना, तो बालकः बालको बालकाः बालकम बालको, तो वो सप्तमी तक चलता है। प्रथम आपने देखा होगा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। ठीक है, तो वो चलता है। उसी तरह से इनके भी शब्द रूप चलते हैं, है ना, त्वम युवाम यूयम युष्मान, इस तरह से। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तो पूरा का पूरा शब्द रूप है ना, त्वम युवाम यूयम वाला जो शब्द रूप होगा वो सारा मध्यम पुरुष में आएगा, और अहम आवाम वयम वाला जो शब्द रूप होगा वो पूरा उत्तम पुरुष में आएगा। अभी हालांकि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने एक ही लाइन लिखी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि इसके बाकी जो रूप चलते हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट लाइन आएगी जब, तो आप सोचेंगे कि वो फिर उत्तम पुरुष में चली जाएगी, है ना। जैसे त्वम युवाम यूयम तो मध्यम पुरुष में आ गया, और जब इसके आगे के शब्द रूप चलाएंगे तो वो उत्तम पुरुष में जाएगा। ऐसा नहीं है ना। पूरा त्वम युवाम यूयम वाला जो शब्द रूप चलता है वो सारा मध्यम पुरुष में आएगा, और अहम आवाम वयम वाला जो चलता है शब्द रूप वो उत्तम पुरुष में आएगा। ठीक, उसके बाद इनके अलावा जो बच गए, जितने भी संज्ञा शब्द बच गए, क्योंकि लोगों के नाम तो बचे हैं अभी, है ना, जैसे बालिका है, रामा है और बालिका है ना, इतने सारे नाम बच गए। सारे संसार में इतने सारे शब्द हैं, है ना, तो सारे संज्ञा शब्द और सारे ही सर्वनाम शब्द, इन दोनों को छोड़ करके, इन दोनों को, त्वम युवाम यूयम और अहम आहम वयम को छोड़ करके, जितने भी आपके शब्द रूप हैं, मतलब जो संज्ञा और सर्वनाम हैं, वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में ही आएंगे। ठीक, यहाँ पर एक ये लाइन रह गई, ये हटना चाहिए था, है ना, जैसे यहाँ पर हटा है, मैं इसको हटा दूंगा, है ना, आपके पास ये PDF जाएगा, आप इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम पुरुष में आपका सारे ही आ जाएंगे। बस ध्यान रखना है, शब्द रूपों में लिंग का विशेष ध्यान रखना है ना बच्चों। शब्द रूप में क्या ध्यान रखना है? लिंग का विशेष ध्यान रखना है। लिंग का मतलब 3 लिंग होते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उसका। तो जैसे प्रथम पुरुष में सह आया, तो सह जो है वो पुल्लिंग में बनता है। तऊ जो है इसी का द्विवचन हो जाएगा और इसी का बहुवचन ते हो जाएगा। इसी तरह स्त्रीलिंग में सा ते ता हो जाएगा और नपुंसकलिंग में तत् ते तानी हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा कि पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में ये तीनों के तीनों प्रथम पुरुष में ही आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, तीनों के अलावा और जितने भी शब्द हैं, जैसे बालकः बालको बालका, ये भी आपका प्रथम पुरुष में आएगा। बालिका शब्द है वो भी प्रथम पुरुष में आएगा। फल शब्द होगा वो भी आएगा। पुष्प शब्द होगा वो भी प्रथम पुरुष में आएगा। मतलब जितने भी ओवरऑल शब्द रूप हैं और जितने भी संज्ञा शब्द हैं, जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? प्रथम पुरुष में ही आएंगे। इसीलिए इनके साथ जब आप क्रिया जोड़ोगे और वाक्य बनाओगे तो इनके साथ कौन सा लगाओगे? मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष नहीं लगा सकते। इनके साथ क्या लगेगा? प्रथम पुरुष का ही क्रिया लगेगा, है ना। प्रथम पुरुष का ही धातु रूप यूज़ होंगे। जैसे सा के साथ पठती ही आएगा, सह के साथ भी पठती आएगा और तत् के साथ भी पठती आएगा, है ना। बस अंतर क्या होगा? जब पुल्लिंग होगा तो सह पठती, स्त्रीलिंग होगा तो सा पठती और नपुंसकलिंग होगा तो तत् पठती। वैसे वो बनता नहीं है। ठीक, पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाला यूज़ होता है। तो ये क्लियर हो गया आपको। और जैसे ही वचन बदलेगा तो वचन के अनुसार उसको भी चेंज कर लेंगे। जैसे तौ पठतः, ते पठन्ति, है ना। सा के साथ जो ते है द्विवचन में, तो ते पठतः, ताः पठन्ति, है ना। इस तरह से तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का ध्यान रखना है और वचन का ध्यान रखना है कि जब हम क्रियापद उसके साथ लगाएं तो वो फिक्स है। क्या फिक्स है?
जैसे बॉक्स यहाँ बने हुए हैं आपको दिख रहा होगा, प्रथम पुरुष का एक वचन पठती के साथ फिक्स है। इसके साथ द्विवचन पठता नहीं आ सकता, ना ही पठंती आ सकता, ना ही पठसी आएगा, है ना। तो ये 9 के 9 जो बॉक्स बने हैं, 9 मतलब प्रथम पुरुष के 3 बॉक्स और मध्यम पुरुष के 3 बॉक्स, उत्तम पुरुष के 3 बॉक्स, शब्द रूप वाला वो धातु रूप के 9 बॉक्स के साथ फिक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पुरुष का एक वचन किसके साथ मैच करेगा, धातु रूप के प्रथम पुरुष एक वचन के साथ। इसी तरह शब्द रूप के प्रथम पुरुष का द्विवचन धातु रूप के प्रथम पुरुष का द्विवचन के साथ मैच करेगा, उसी के साथ वो क्रियापद आएगा, है ना, जब हम वाक्य बनाएंगे। तो अभी मैं नीचे दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अहम के साथ पठामी ही आएगा, है ना। अहम के साथ पठावा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अहम जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है, और धातु रूप में देखेंगे तो उत्तम पुरुष का एक वचन पठामी बनता है, तो इसलिए अहम के साथ पठामी ही आएगा, पठावा या पठामा नहीं आ सकता, क्योंकि पठावा जो है वो द्विवचन हो जाएगा और अहम जो है वो तो एक वचन है। तो एक वचन के साथ एक वचन, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष, जिसका जो पुरुष है उसके साथ वही पुरुष वही वचन आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। वाक्य बनाते हुए इनका ध्यान रखिएगा। तो जब आपके सामने फिलिंदा ब्लैंक्स आएंगे तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तब आप सही सही फिलअप कर पाएंगे। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो मैं आपको बता रहा था, जब आप वाक्य बनाएंगे तो जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाया भी है, सह के साथ पठती आ गया, तऊ के साथ पठतः आ गया, ते के साथ पठंती आ गया। अब यहाँ देखो, बालकः के साथ पठती आया, है ना। अभी बताया था ना कि आप कोई भी शब्द यूज़ करेंगे, जितने भी शब्द बच गए आपके संज्ञा सर्वनाम, उनके साथ प्रथम पुरुष ही आएगा। तो बालकः के साथ पठती फिक्स है, पठता नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बालकः के साथ? क्योंकि बालकः जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन है और पठतः जो है वो प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो एक वचन के साथ एक वचन ही आएगा, इसीलिए बालकः के साथ पठती आएगा, ना कि पठतः आएगा। या फिर पठंती भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पठंती प्रथम पुरुष बहुवचन है और बालकः जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन है। तो एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन ही आएगा, मध्यम पुरुष एक वचन के साथ मध्यम पुरुष एक वचन ही आएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन ही आएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। बालकौ पठतः, अब बालकौ के साथ पठती नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बालकौ प्रथम पुरुष द्विवचन है और पठती जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन है। तो द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन, एक वचन के साथ एक वचन, और प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष। ये चीज़ अगर फिक्स आपने कर ली, दिमाग में सेट कर लिया, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फटाफट जो है फिलअप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक, तो ये देखिए, बालकाः पठन्ति, अब बालकाः के साथ बाकी चीज़ें नहीं आ सकती, पठामी नहीं आ सकता है ना, क्योंकि वो उत्तम पुरुष हो जाता है। तो पुरुष चेंज नहीं हो सकता, वचन भी चेंज नहीं करना है आपको, उसके साथ जैसा शब्द रूप वैसा धातु रूप, दोनों को पुरुष और वचन के अनुसार सेट करना है। जिसका जो पुरुष है उसका फिर उसके साथ ही धातु रूप भी वैसा ही आएगा। ठीक, देखिए ये मैंने लिख दिया है कि बाकी सभी सर्वनाम के साथ प्रथम पुरुष आता है ना, जितने भी आपके इसके अलावा जो बच गए सह, तौ, ते और बाकी जितने भी, उन सभी के साथ प्रथम पुरुष ही आएगा। ये बात मैंने ऊपर भी आपको बता ही दी है ना, कि जितने भी सर्वनाम और संज्ञा बच गए हैं उन सब के साथ प्रथम पुरुष ही आता है, उसका ही क्रिया आएगा। अब हम चलते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में त्वम पठसी हो गया, युवाम पठथा हो गया, यूयम पठथा हो गया, है ना। इसी तरह उत्तम पुरुष में अहम पठामी हो गया, आवाम पठामा हो गया, आवाम पठावा हो गया और वयम पठामा हो गया। अहम पठामी मतलब मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा मतलब हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा मतलब हम सब पढ़ते हैं। इसी तरह यूयम पठथा, हम सब यूयम का मतलब हो गया तुम सब पढ़ते हो, युवाम मतलब युवाम पठथः मतलब तुम दोनों पढ़ते हो, त्वम पठसी मतलब तुम पढ़ते हो। ठीक, और इससे पहले जो आया था बालकाः पठन्ति, बालक सभी बालक पढ़ते हैं, बालकौ पठता दो बालक पढ़ते हैं, बालकः पठति एक बालक पढ़ता है या बालक पढ़ता है सीधा, ते पठन्ति
वे सब पढ़ते हैं। तौ पठता वे दोनों पढ़ते हैं। सह पठती वह पढ़ता है, इस तरह से। ठीक, तो मैंने आपको मीनिंग भी बता दिए सारे उसके, और इनके साथ ये फिक्स है। तो हम के साथ पठथा नहीं आएगा, पठामी नहीं आएगा, है ना। आपको हर एक वाक्य का रीज़न पता होना चाहिए। आप जो भी संस्कृत में करेंगे, संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपको हर चीज़ के पीछे रीज़न मिलेगा, है ना। कुछ लॉजिक होगा तभी उसके साथ वो चीज़ आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि बिना लॉजिक के कोई भी चीज़ यहाँ पर रख दी गई है। ठीक है, तो इसमें फिक्स है सारी चीज़ें। देखिए, इसके बाद अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। देखिए, अब आपके चैप्टर्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, उसका मैंने यहाँ 3 चैप्टर का जो है वो लगभग लिख दिया है इसमें। देखिए कि फर्स्ट चैप्टर में आपके जितने भी यूज़ हुआ है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपका क्या यूज़ हुआ है, तो एषः एतौ एते सह तौ ते। एषः का जो अर्थ है यह, तो जब भी हम किसी पास वाली चीज़ के लिए बोलते हैं ना, यह, तो उसके लिए यह होता है हिंदी में। और संस्कृत में क्या यूज़ होता है कि एषः एतौ एते। एषः एक वचन में, एतौ द्विवचन में, और एते बहुवचन में। इसी तरह कोई दूर की चीज़ होगी वह, तो वह के लिए संस्कृत में क्या है, सह। एक वचन के लिए सह, द्विवचन के लिए तौ, और बहुवचन के लिए ते। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में आया था। तो फर्स्ट चैप्टर में पुल्लिंग वाले शब्दों को बताया गया था। उसमें भी 6 प्रकार के शब्द बताए गए थे, है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह के लिए 3 शब्द थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के, जैसे हमने कहा एषः, एतौ और एते, है ना। और वह के लिए 3 शब्द, सह तौ ते, है ना। तो ये आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी आपको ये बार बार दिख जाएंगे, है ना। सह का मतलब क्या हुआ, वह। तौ का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वह सब या वे सब। एषः का मतलब यह, एतौ मतलब यह दोनों, और एते मतलब यह सब। ठीक, ये हो गया पुल्लिंग में और फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद आता है आपका सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में क्या है, स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। इसमें है यह के लिए एषा, द्विवचन में एते, और बहुवचन में एताः। इसी तरह सा ते ताः, है ना। स्त्रीलिंग में क्या है, सा ते ताः। तो यह के लिए एषा, मतलब यह को स्त्रीलिंग में अगर कहना होगा तो एषा। ठीक, और द्विवचन में अगर कहेंगे तो एते, यह दोनों, और एताः मतलब यह सब। और वह के लिए संस्कृत में सा, स्त्रीलिंग में, है ना, वह। और ते का मतलब वह दोनों। ठीक, वह दोनों बालिका। तो ते बालिका के जो शब्द रूप चलते हैं उस तरह से हमें चलाना है। ठीक है, और ताह का मतलब वे सब, है ना। तो ये स्त्रीलिंग का हो गया ताह। ठीक, यह वह। इसके बाद है थर्ड चैप्टर नपुंसकलिंग। यह के लिए एतत्, एते, एतानि, और वह के लिए तत्, ते, तानि, है ना। ये नपुंसकलिंग हो गया थर्ड चैप्टर आपका। इसमें ये दोनों शब्द आए हैं, एतत्, एते, एतानि, और तत्, ते, तानि। तो एतत् का मतलब यह, एते मतलब यह दोनों, और एतानि मतलब यह सब। और वह के लिए है तत् नपुंसकलिंग में, और द्विवचन में ते हो गया, वे दोनों या वे वह दोनों, और तानि का मतलब वह सब या वे सब, है ना। तो ये आपका नपुंसकलिंग में हो गया। तो लिंग के अनुसार ये बांटा गया है। फर्स्ट चैप्टर पुल्लिंग, सेकंड चैप्टर स्त्रीलिंग, और थर्ड चैप्टर नपुंसकलिंग। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो जब भी आपको वचन परिवर्तन करने के लिए कहा जाएगा तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये याद है कि कौन सा पुल्लिंग में कौन सा बनता है, स्त्रीलिंग में कौन सा बनता है, तो आप चेंज कर पाएंगे ईजिली। मान लीजिए आपको कहा गया कि जैसे यहाँ दिया हुआ है एते, ठीक है, एते दिया है और कहा गया आपको कि एक वचन में चेंज करिए वाक्य में। तो आप अगर कहीं देखेंगे एते और आपको कहा गया है एक वचन में चेंज करने के लिए, तो आप उसे एते को किस में चेंज करेंगे, एषः में, है ना, एक वचन में चेंज करेंगे। इसी तरह आपको कहा जाएगा तौ, तौ को चेंज करिए बहुवचन में। तो तौ कहाँ है, द्विवचन में है, तो आपको चेंज करने के लिए कहा गया बहुवचन में। तो तौ को चेंज करेंगे किस में, ते में चेंज करेंगे। ठीक, और जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे तो आपको अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि जैसे ही पुरुष या वचन बदलेगा तो क्रियापद भी चेंज हो जाएगा, है ना। तौ के साथ, क्योंकि तौ द्विवचन था तो उसके साथ द्विवचन की क्रिया आएगी, लेकिन जैसे ही आपने उसे चेंज कर दिया बहुवचन में, ते कर दिया, तो अब क्रियापद भी चेंज हो जाएगा बहुवचन वाला, है ना। तो अगर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में आपको
एक वचन दिखता है तो उसके साथ क्रियापद एक वचन आएगा। अगर क्रियापद द्विवचन है तो उसके साथ जो कर्ता होगा वो द्विवचन का होगा। अगर क्रिया बहुवचन है तो उसके साथ जो कर्ता होगा वो बहुवचन का होगा। तो इससे भी आप ये बात जान सकते हैं, है ना। मतलब जैसे मान लीजिए जो ऊपर वाक्य आए थे, जैसे यहाँ मान लीजिए हमने वयम छुपा लिया और केवल पठामा दे दिया, तो पठामा से पता चल जाएगा हमें कि पठामा कहाँ का रूप है, उत्तम पुरुष बहुवचन का। तो इसके साथ जो कर्ता आएगा वो उत्तम पुरुष बहुवचन वाला ही आएगा, क्योंकि वो फिक्स है इसके साथ, है ना। तो हमें इससे पता चल गया, है ना, धातु रूप से। तो अगर यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाए तो उस फिल इन द ब्लैंक्स में आप वयम फिलअप करेंगे, है ना। इसी तरह मान लीजिए अहम दे दिया जाए लिखा हुआ और फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाए आगे, तो उसके साथ क्या आएगा, तो आपको पता है कि अहम जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है। तो इसके साथ जो क्रियापद आएगा वो भी क्या आएगा, उत्तम पुरुष का एक वचन ही आएगा, है ना। तो पठामी आएगा इसके साथ, और ऊपर मंजूषा दिया ही रहेगा। तो आपको ये चीज़ समझ करके फिलअप करना है वचनों का, लिंग का। देखिए धातु रूप में लिंग का कोई असर नहीं है, ठीक है, इसलिए धातु रूप में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर लिंग का कोई वो नहीं है, उसमें लिंग का कोई ध्यान नहीं रखना। लेकिन शब्द रूपों में आपको लिंग का भी ध्यान रखना है, और शब्द रूपों में लिंग का ध्यान रखते हुए फिर आप उसको धातु रूप के साथ मैच करेंगे पुरुष के अनुसार, है ना। शब्द रूपों में भी पुरुष 3 होते हैं, धातु रूपों में भी पुरुष 3 होते हैं, वहाँ पर भी 3 वचन है और यहाँ पर भी 3 वचन है। आपको उन सभी 9 शब्द रूपों को 9 धातु रूप के साथ फिक्स समझना है, उसको याद कर लेना है, ध्यान रखना है, और एग्ज़ाम में फिर आप उसको कर पाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वचन चेंज करने वाले, रिक्त स्थान पूर्ति वाले, उनको आप इस तरह से डील कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, ध्यान रहेगा, तो आप कर पाएंगे। लास्ट एक चीज़ और मैंने यहाँ रख दिया है, ये आपके चैप्टर्स में ही दिया हुआ है, विद्यालय वाले चैप्टर में आप देखेंगे अभ्यास के ऊपर, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयो अस्माकम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तब यूयो युष्माकम। ये क्या है एक्चुअली में, अभी मैं ऊपर आपको बता भी रहा था कि अहम के शब्द रूप चलते हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, इस तरह से और लास्ट तक सप्तमी तक जाता है। इसी तरह त्वम के भी शब्द रूप चलते हैं, त्वम युवाम यूयम ये प्रथमा विभक्ति हो गया, है ना। इसी तरह त्वाम युवाम युष्मान ये द्वितीय विभक्ति हो गया। इस तरह से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी तक जाता है, ठीक, जैसे शब्द रूप चलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 3 ही वो दिए हुए हैं, विभक्तियाँ दी हुई है ना। प्रथमा विभक्ति दी हुई है, जैसे अहम आवाम वयम दिया हुआ है, उसके बाद आपका माम आवाम अस्मान दिया हुआ है, ये द्वितीय विभक्ति है, और मम आवयो अस्माकम ये आपका सप्तमी विभक्ति दिया हुआ है ना। हाँ नहीं, षष्ठी विभक्ति, सॉरी, षष्ठी विभक्ति दिया है। तो ये प्रथमा, द्वितीय और षष्ठी विभक्ति यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह नीचे भी ये 3 ही दिए हुए हैं, पूरा शब्द रूप नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो फिर आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाता, और ठीक है बच्चों के लिए, इसीलिए आपको यहाँ 3 ही विभक्तियाँ दी हुई हैं, बाकी विभक्तियाँ नहीं दी हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अहम का मतलब मैं होता है, आवाम का मतलब आप जानते हैं हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। माम का मतलब क्या होगा, तो आपको शायद पता हो कि जब हम कारक पढ़ते हैं तो उसमें कर्ता ने कर्म को, है ना, तो माम मतलब मुझको, इस तरह से। आवाम मतलब हम दोनों को, और अस्मान मतलब हम सबको, है ना। मम मतलब मेरा, है ना, ये षष्ठी विभक्ति है, वहाँ पर चिन्ह होता है का, के की या रा रे री, तो मम मतलब मेरा, रा आ गया ना उसमें, मेरा लास्ट में रा आ गया, और आवयो मतलब हम दोनों का, है ना, और अस्माकम मतलब हम सब का, है ना। तो ये हो गया अस्माकम। इसी तरह त्वम का मतलब तुम, और युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। त्वाम मतलब तुमको, है ना, कर्ता ने कर्म को ये चिन्ह लगाना है, तो त्वाम मतलब तुमको, युवाम मतलब तुम दोनों को, और युष्मान मतलब तुम सबको। तब मतलब, अब ये षष्ठी विभक्ति है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा, है ना। युवयो मतलब तुम दोनों का, ठीक है। तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरह से भी होता है हिंदी में भी। तो तुम दोनों का, और युष्मा का मतलब तुम सबका, है ना, इस तरह से। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी आपके उसमें वचन चेंज करने वाले उसमें दिए होंगे, है ना। तो इनको आप अच्छे से समझ लेंगे तभी आप कर पाएंगे, ठीक।
तो ये आपका हो गया। लास्ट में मैंने इसी में ये भी जोड़ दिया है धातु रूप आपके सामने। पठ धातु है लट लकार, ये रहा, और उसके बाद चल धातु लट लकार, और फिर है हस धातु लट लकार, और लास्ट में गम धातु लट लकार। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसके अलावा जो है आपको जो दूसरी चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था वो ये है बच्चों, देखिए ये आपका ये पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूँ। इसमें सारे ही जो चैप्टर्स हैं उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। चैप्टर्स के एक एक चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। पाठ का सारांश भी दिया हुआ है, शब्दार्थ दिए हुए हैं। वैसे तो बुक में भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी लगभग, और सॉल्यूशंस अगर बुक में नहीं मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है, उसका हिंदी भी दिया हुआ है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, कहीं कोई डाउट ना हो आपको, और उससे मिलान कर लीजिए और एक एक चीज़ को समझ करके अच्छे से करिए। लास्ट में जैसे मैं अभी आपको बता रहा था याद करने वाली चीज़, तो एशह एतौ एते सह तौते कह कऊ के ये सब दे दिया है ना। चषकह चषकऊ चषके, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो दिया हुआ है चषकह ये एक वचन है, लेकिन चषकह का द्विवचन जो दिया है वो शुनकऊ दे दिया है। तो ये चषकह का द्विवचन नहीं है, ध्यान रखिएगा। चषकह का द्विवचन चषकऊ ही होगा और चषकाह बहुवचन होगा। ये जो शुनकऊ द्विवचन दिया है तो शुनकऊ का एक वचन नहीं दिया, शुनका होगा, है ना। शुनकः शुनकौ शुनकाः। इसी तरह वृद्धा वृद्धौ वृद्धाः। इसी तरह शौचिका शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः। इसी तरह बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः। इसी तरह स्यूतः स्यूतौ स्यूताः, है ना। शब्द रूप जैसे चलते हैं वैसे सेम आपको चलाना है। तो ये लास्ट में याद करने की चीज़ भी दी गई है और अभ्यास का सारा यहाँ पर दिया ही है। तो अगर आपका कोई इनकम्प्लीट रह गया था जो आपने नहीं किया था अपनी नोटबुक में, उसे कर लीजिएगा, और करके उसे आप कर लेंगे, एक बार लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, है ना। सारी चीज़ें ये सारा मैंने करवा दिया है आपकी कॉपी में। अगर आपका कुछ छूट गया है, रह गया हो गलती से कोई चीज़, तो आप इसे नोट डाउन कर लें नोटबुक में और उसे फिर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें अच्छे से, है ना। सारा दिया हुआ है। हाँ, अब मैं बता रहा था आपको कुछ क्वेश्चन जो वहाँ पर आए थे, जो मैं आपने को कहा भी था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन था उसमें चित्र देखकर वाक्य बताने के लिए, है ना, आंसर देने के लिए। तो यहाँ जैसे ये देखिए चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, बालकः किम करोति, तो बालकः पठति। तो इस तरह से एक तो इसमें करके दिखाया हुआ है। तो आपको जैसे अश्वौ किम कुरुतः, तो यहाँ पर है ना अश्वौ, क्योंकि अश्वौ द्विवचन है, तो क्योंकि यहाँ दो घोड़े हैं तो अश्वौ किम कुरुतः, अश्व क्या करते हैं। तो आप यहाँ बताओगे घोड़े क्या कर रहे हैं, तो घोड़े दौड़ रहे हैं, तो अश्वौ, और सीधा क्या आ जाएगा अश्वौ धावतः, है ना। तो धाव धातु का इसमें यूज़ करना है आपको, धावतः, है ना, दौड़ते हैं। तो इसको आप नोट कर लें, दौड़ने के लिए क्या धातु है, धावतः, अश्वौ धावतः। इसके बाद है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, है ना। कुक्कुर जो है वो क्या करते हैं, कुक्कुर क्या करते हैं, तो उसमें देखिए कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, तो कुक्कुर जो है भौंकते हैं। तो कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, तो यहाँ बहुत सारे कुक्कुर हैं, बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा कुक्कुराः भुक्कन्ति, है ना। यहाँ आया भी था चैप्टर में, आप देखोगे यहाँ पर, यही चैप्टर से ही आपको देख लेना है, ये चीज़ समझ लीजिए, है ना, क्योंकि बाद में फिर आपको दिक्कत आएगी। देखो यहाँ पर भुक्कतः आया था, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, देखिए बुक्कतः, है ना। ये बुक्कतः जो था वो द्विवचन था क्योंकि दो कुत्ते थे वहाँ पर, है ना, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं, तो क्या आ जाएगा भुक्कन्ति, है ना। बू क संयुक्त दोनों को और फिर अंति भुक्कन्ति, है ना। बू क संयुक्त और अंति भुक्कन्ति, ठीक है। अब देखिए आगे, उसके बाद इसके बाद आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको। तो छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या करते हैं, तो छात्र खड़े हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या करते हैं, छात्रौ तिष्ठतः, खड़े हैं, है ना।
तो ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन है वैसे देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर जो बुक में चैप्टर्स में दिया हुआ है आप एक बार देखिए उसको, वहाँ से आप फिलअप कर पाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि यही आएगा, यहाँ से ही आएगा, क्योंकि बाकी जगह पर आपके चैप्टर्स में नहीं दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी वो नहीं दिया हुआ है, तिष्ठन्ति वाला नहीं दिया हुआ है यहाँ पर वचन, तो कोई बात नहीं। खड़े होने के लिए जो है धावता नहीं है यहाँ पर, है ना, कोई बात नहीं। हाँ, इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया ही हुआ है, ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए तो क्या हो जाएगा, छात्रौ किम कुरुतः, तो छात्रौ पठतः, यहाँ पर पढ़ नहीं, अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। किताब भी होनी चाहिए थी इनके चित्र में, लेकिन कोई नहीं है, नहीं तो कोई बात नहीं, चलिए। तो छात्रौ किम, क्योंकि छात्र जो है, छात्र स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट का काम क्या होता है, पढ़ना, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, छात्रौ पठतः। पठन्ति नहीं आएगा क्योंकि छात्रौ दो हैं, तो इसलिए द्विवचन ही आएगा, है ना, पठतः इसीलिए आया। कृषिकः किम करोति, तो कृषिकः कर्षति, क्षेत्रम कर्षति, है ना, क्षेत्र मतलब खेत में हल चलाते हैं ना, खेत जोतते हैं, तो कृषकः क्षेत्रम कर्षति। गजौ चलतः, गजौ किम कुरुतः, तो हाथी क्या करते हैं, हाथी चलते हैं, तो गजौ चलतः, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला। और देखिए यहाँ पर मैं अब जो कह रहा था कि धातु रूप से चयन करने वाला है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना, तो मयूराह जो है बहुवचन है, तो इसमें आप देखेंगे मयूराह के साथ बहुवचन वाली ही क्रियापद आएगा, है ना। तो इसमें क्रिया बहुवचन कौन कौन से हैं, तो एक तो नृत्यंती बहुवचन है और एक फलंती है। तो मयूराह के साथ फलंती तो नहीं आ सकता क्योंकि मयूराह और फल का कोई संबंध नहीं है, तो नृत्यंती मतलब नाचना, तो मयूराह के साथ नृत्यंती आएगा। इसी तरह गजौ है, तो गजौ क्या है, द्विवचन है, तो द्विवचन वाली इसमें क्रियापद कौन कौन से हैं, एक तो गर्जता है, एक चलता है। तो अब इसमें गजौ के साथ क्या आएगा, तो चलता आएगा, क्योंकि गज जो है वो गर्जन तो नहीं करते हैं, वो तो चलते हैं, तो गजौ चलता, इस तरह से आ गया, है ना, ये हो गया। और ये देखिए यहाँ पर दिया भी होगा, वृक्षाः, वृक्षाः के साथ क्या आएगा, है ना, तो वृक्षाः फलंती, है ना, वृक्षाः भी बहुवचन है, फलंती भी बहुवचन है। सिंहौ द्विवचन है, तो इसके साथ भी गर्जता आ गया द्विवचन। वानरः खादति, अश्वः धावति, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको करना है फिलअप। तो ये चैप्टर्स के सारे चैप्टर्स में ही आपके जो दिए हुए हैं उनको अच्छे से करिए, चैप्टर्स में से ही आएगा। मैं उन क्वेश्चंस को आपको बता रहा हूँ एक तरह से, जो इम्पॉर्टेंट है, जो पक्का है, 100% आएगा ही, इसलिए उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे यहाँ भी लास्ट में दे दिया, सा का मतलब, ते का मतलब क्या होता है ना, तो इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये स्त्रीलिंग वाला चैप्टर है। अब वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन यहाँ दिए हुए हैं, यहीं से आएंगे, क्योंकि आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में वर्ण विच्छेद है ना, वहीं से आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए ये दिया हुआ है ना यहाँ पर कि वाक्य पूर्ति करें, तो ये मंजूषा चुन करके रिक्त स्थान पूर्ति करें। तो जहाँ जहाँ जो ऐसी चीज़ें दी हैं उसको आप अच्छे से तैयार कर लें, यहाँ दिए जा सकते हैं ना, इसको नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये सारा चैप्टर्स यहाँ दिया हुआ है, एक एक चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर समझाया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर कहीं कोई डाउट रह जाए या कुछ छूट जाए, अभी भी समझ ना आए, हम चलते हैं लास्ट वाले चैप्टर में, क्योंकि वहाँ पर आपको एक चीज़ मुझे बताना है। देखिए हाँ, ये रिक्त स्थान वाला भी ज़रूर कर लीजिएगा अच्छे से। यहाँ जो दिया हुआ है ना, प्रियम वदे नृत्यामी, है ना, किम करोषि, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा। और उचित पद के वाक्य निर्माण, ये भी इम्पॉर्टेंट है वैसे तो, ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, 7वां क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हाँ, ये वाला देखिए, अर्थ के साथ मेलन करने के लिए ना, मैंने अभी बताया था ना, शब्द और अर्थ का मेलन, तो ये चैप्टर में दिया हुआ है, इसको आप तैयार कर लीजिए, किसका क्या अर्थ है उसको मिलान करने के लिए दिया जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिए आ जाते हैं हम इस चैप्टर पे, इन श्लोकों के अर्थ को अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने बताया भी था क्लास में, और एक बार देखिए यहाँ पर समझाया भी हुआ है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ श्लोक का मिलान करने के लिए जो क्वेश्चन आपको वहाँ मैं बता रहा था ना, तो श्लोकों को मिलान करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है।
यही क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो इनको श्लोकों को अच्छे से याद कर लीजिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, है ना, इसके साथ क्या आएगा, तो वचने का दरिद्रता, गच्छन् पिपीलको याति, योजना नाम शतान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। और यहाँ देखिए इसी चैप्टर में ये प्रश्नोत्तर दिया हुआ है, बाकी किसी चैप्टर में प्रश्नोत्तर नहीं था, है ना, इसीलिए इन प्रश्नोत्तर को अच्छे से कर लीजिए। देखिए यहाँ सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 वर्ड में होगा। यहाँ दिया हुआ ना, देख सकते हैं आप, वचने, है ना, ख है पिक काकयो भेदा कदा भवति। एक मिनट रुकिए, ये इसका नहीं है, सॉरी, ये तो उधर का था। तीसरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर नीचे दिया हुआ है, सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति, सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। तो इसका जो आंसर होगा 1 वर्ड में अगर कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन, है ना। ये मैंने आपको लिखवाया भी था, इसको आप फिर से दोहरा लीजिए, लिख लीजिए और रिपीट कर लीजिए, है ना, प्रैक्टिस कर लीजिए। पिक काकयो भेदः कदा भवति, तो इसमें 1 वर्ड में आपको आंसर देना है वसंत समये, बस इतना सा, है ना, आपको क्या लिखना है, वसंत समये। कह गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, तो इसमें आपको एक शब्द में देना है, क्या देना है आंसर, पिपीलकः, हाँ पिपीलकः, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है अस्माभिः किम वक्तव्यम, तो इसमें आपको एक वन वर्ड में आंसर देना है प्रियम, है ना, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। नीचे यहाँ जो बुक आपको अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें एक एक वाक्य में, सेंटेंस में उत्तर दिया हुआ है, पर इस एग्ज़ाम में आपसे 1 वर्ड में आंसर देने के लिए कहा जाएगा, तो आप एक एक वर्ड में दीजिएगा। फर्स्ट का हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन, सेकंड का हो जाएगा वसंत समये, थर्ड का हो जाएगा पिपीलकः, और फोर्थ का हो जाएगा प्रियम, है ना। आपको इसी तरह आंसर देना है। और एक क्वेश्चन आपका पीछे के चैप्टर से रहेगा, सेकंड चैप्टर से, है ना, तो उसको भी देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो वो आपका लास्ट एक बार मैं उसको दिखा ही देता हूँ। उसके बाद इसमें, हाँ ये रहा 6ठा नंबर का, देखिए विलोम शब्द, है ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये जो विलोम शब्द है ना, ये वाला अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। विलोम शब्द सार्थक, है ना, सार्थक का क्या हो जाएगा, निरर्थक। कृष्णा का श्वेत हो जाएगा। अनुक्तम का क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। गच्छति का, गच्छति मतलब जाना, आगच्छति मतलब आना। जागृतस्य का क्या हो जाएगा, सुप्तस्य, जागृतस्य मतलब जगा हुआ, और सुप्तस्य मतलब सोया हुआ, ठीक। तो ये इसमें आंसर्स दिए हुए हैं, इसको देख लीजिए ध्यान से। इसी तरह आपका समानार्थक पद दिया हुआ है ना यहाँ पर, 5वां क्वेश्चन, तो समानार्थक वाला भी कर लीजिएगा अच्छे से। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से एक श्लोक भी दिया जाएगा जिसके बेस पर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन आंसर, है ना, तो उसको श्लोकों को अच्छे से समझ लीजिए, उसके अर्थ को ध्यान से समझ लीजिए, है ना। और ये मैंने शब्द रूप वाला भी इसमें डाल दिया है, आप इसी के साथ इनको भी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। और धातु रूप वाला जो है वो भी है, पर इसमें आपको सारे धातु रूप नहीं करने, बल्कि बस लट लकार करना है एक एक, है ना। पठ धातु का लट लकार, इसी तरह ये गम धातु का लट लकार, है ना, और बाकी सब नहीं करना आपको, ठीक। बाकी जो 2 धातु रूप आपको उस PDF में मिल जाएंगे। और ये आपका ये रहा। फर्स्ट सेकंड चैप्टर पे चलते हैं हम एक बार, आपको कुछ एक चीज़ बताना है लास्ट में, फिर हम इसको लास्ट ख़त्म करेंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड चैप्टर ये रहा, शब्द परिचय, है ना। तो यहाँ देखिए एषा का, यहाँ हाँ देखिए सा घटिका, है ना, घटिका किम सूचयति, तो घटिका घड़ी जो है वो क्या सूचित करती है, तो यहाँ पूछा ना यहाँ प्रश्न, तो घटिका समयम सूचयति, तो आपको आंसर जब दोगे 1 वर्ड में तो क्या दोगे, समयम, है ना, समयम, बस इतना बताना है आपको। इसी तरह अगर पूछा जाए दोला कुत्र अस्ति, तो आप लिखोगे उपवने, है ना, कुत्र की जगह। तो यहाँ भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं चैप्टर के अंदर से। तो वैसे तो वो वाला जो अभ्यास वाला मैंने बताया वो तो फिक्स ही है कह लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड चैप्टर में से एक आध क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि वो 5 मार्क्स का है, तो 4 तो वहाँ थे ही आपके, है ना, 5 मार्क्स का है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में से हो सकता है, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट हो तो आप एनी टाइम आप पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, जब भी आपको पूछना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री होकर के आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर फ़ोन नहीं कर सकते तो मैसेज कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा। और बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से तैयारी करिएगा, दोहराइए हर चीज़ को,
बार बार रिपीट करते रहिए रोज़ाना। अगर याद नहीं कर सकते तो आप रोज़ाना 5 मिनट भी शब्द रूप और धातु रूप या जो भी चीज़ें हैं उसको एक बार पढ़ लीजिए। इतना भी अगर आप करते हैं तो आपको ईज़िली याद हो जाएगा एग्ज़ाम आते आते तक, क्योंकि आपका तो काफ़ी बाद में है एग्ज़ाम संस्कृत का, तो इसलिए अच्छे से इसको करिएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये दोनों PDF और जो ये वीडियो है पूरा आपको मिल जाएगा। इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए एक एक चीज़ को, कहीं कोई डाउट होता है तो फिर पूछ लीजिएगा। ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों, थैंक्स, ओके।